संदेश खाली के हिंसा की, क्योंकि संदेश खाली लगातार बीते 4.5 महीनों से हिंसा और तनाव का सबब बना हुआ है। पश्चिम बंगाल का एक ऐसा गांव, एक ऐसा इलाका जो बीते कई महीनों से सुर्खियों में है और इसकी वजह है शाहजहां शेख। लेकिन शाहजहां शेख के अलावा एक और शेख अब सामने आ गया है, इसे भी शाहजहां का करीबी बताया जा रहा है। और कल सीबीआई ने अबू तालिब शेख नाम के इस आरोपी के घर से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं और इस बरामदगी के बाद से सियासी तीर और तमंचे भी लगातार चलाए जा रहे हैं। तो देखिए, कल जब संदेश खाली में सीबीआई की टीम रेड डालने पहुंची तो उसे एनएसजी की मदद लेनी पड़ी। इस छापे में सीबीआई की टीम ने बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। विदेशी पिस्टल और देसी हथियारों समेत कुल 12 हथियार टीम के हाथ लगे। इन हथियारों में पुलिस की एक रिवॉल्वर भी शामिल है। दरअसल ईडी की टीम पर हमले के मामले में सीबीआई टीम संदेश खाली पहुंची थी। मामले से जुड़े आरोपियों के यहाँ छापेमारी के दौरान जब शाहजहां शेख के करीबियों के यहाँ छापा पड़ा तो बड़ी संख्या में हथियार और बम मिले। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद सियासत गरमा गई है। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर कैसे ममता सरकार की नाक के नीचे शाहजहां शेख ने संदेश खाली को अपनी आतंक की फैक्ट्री बना रखा था। सवाल ये भी कि क्या ममता सरकार को शाहजहां के काले कारनामों के बारे में जानकारी थी? अगर हाँ, तो फिर समय रहते उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया? वहीं अब सीबीआई की टीम बंगाल में एक और शेख की तलाश में जुटी हुई है। अबू तालिब शेख वही शख्स है जिसके ठिकानों पर सीबीआई और एनएसजी ने छापेमारी कर हथियार बरामद किए हैं। अबू तालिब वैसे तो रिक्शा चलाता है, लेकिन जांच में पता चला है कि वो शाहजहां शेख का करीबी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो शाहजहां शेख से लेकर अबू तालिब शेख तक हथियार और हिंसा के इस काले कारोबार की तमाम कड़ियां जोड़ने की कोशिश सरकारी और केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं। लेकिन इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, अबू तालिब शेख की तलाश तेज हो गई है और अबू तालिब शेख वही शख्स है जिसके ठिकानों से सीबीआई और एनएसजी ने छापेमारी कल हथियार बरामद किए थे। कल अबू तालिब वैसे तो रिक्शा चलाता है, लेकिन जांच में यह बात भी सामने आई है कि वो शाहजहां शेख का करीबी है और बताया जा रहा है कि शाहजहां शेख पर जब ईडी का शिकंजा कसा 5 जनवरी को, तब उसके बाद से ये हथियारों का जखीरा उसने अबू तालिब के घर में शिफ्ट कर दिया। हालांकि तमाम चीजों के ऊपर अभी भी बहुत सारे सवाल अनसुलझे हैं, लेकिन 5 जनवरी को ये वही शाहजहां शेख था जिसने ईडी की टीम के ऊपर हमला किया था, उसके गुर्गों ने हमला किया था। और इस समय वहां पर कैसी स्थिति है, क्योंकि शाहजहां शेख 29 फरवरी से गिरफ्तार हो चुका है और इस समय लगातार बरामदगी का सिलसिला जारी है। पियाली दासगुप्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका रुख करते हैं। पियाली, जरा बताइएगा इस समय ग्राउंड जीरो पर सिचुएशन क्या है और कितनी बरामदगी अभी तक हो चुकी है? क्या और भी जगहों पे कुछ रेड्स होनी है? देखिए, पहले तो आपको बता दें, मैं इस वक्त संदेश खाली में हूँ और आज फिर से सीबीआई की एक टीम कुछ ही देर में संदेश खाली पहुँचेगा जांच के लिए, क्योंकि आपको पता है जो इतना दिन से जो घटना सामने आ रहा था, ईडी के ऊपर अटैक की कॉन्स्पिरेसी किया था शाहजहां शेख ने। उसके बाद शाहजहां शेख के ऊपर आरोप आया था कि लैंड ग्रैबिंग का, बहुत सारे लोगों को लैंड ले लिया था। उसके साथ साथ महिलाओं के ऊपर टॉर्चर का एलिगेशन था। पर कल के बाद से एक नया एंगल, नया जो डायरेक्शन खुल गया है इस इन्वेस्टिगेशन में, वो है कि आर्म्स का, क्योंकि ये जिस तरह से भारी तादाद में जिस तरह से आर्म्स रिकवरी हुआ है और जिसमें फॉरेन मेड आर्म्स भी है। दो चीजों का जवाब और दीजिएगा जरा जल्दी से, क्यों क्या इसके अंदर जो बरामदगी हुई है उसके अंदर एक पुलिस की रिवॉल्वर भी है? क्या इस बारे में पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से कुछ कहा गया है कि पुलिस की रिवॉल्वर कब गुम हुई थी, कैसे यहां तक पहुंची? और दूसरी बात, कितने बम बरामद हुए हैं जिन्हें डिफ्यूज किया एनएसजी की टीम ने? आज देखिए, जो रिवॉल्वर मिला है वो कॉल्ट पुलिस ऑफिशियल रिवॉल्वर है। तो अभी फिलहाल जो ज़्यादातर जो एजेंसीज है, पुलिस जो फोर्सेस है, वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ जो प्राइवेट पर्सन है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल सीबीआई ये जांच कर रहा है कि ये जो कॉल्ट पुलिस रिवॉल्वर ऑफिशियल है, ये किसी पुलिस ऑफिसर का है या किसी या शाहजहां शेख जिस तरह से बेआईनी तरीके से प्रोक्योर किया था ये आर्म्स, और उसी तरीके से इस रिवॉल्वर को भी प्रोक्योर किया गया था। और सीबीआई फिलहाल जो चीज़ जानने की कोशिश कर रहा है, ये शाहजहां शेख जो पूरे संदेश खाली में अपना टेरर पैदा करके रखा था, ये शाहजहां शेख जिसके खिलाफ इलीगल तरीके से फिशरी की जो बिजनेस है वो करने का, मनी लॉन्ड्रिंग का एलिगेशन है, ये शाहजहां शेख क्या इलीगल आर्म्स डीलिंग के साथ भी जुड़ा हुआ है? शाहजहां शेख की बात, लेकिन क्या अबू तालिब शेख के बारे में कोई जानकारी मिल पाई? कहने को तो ये रिक्शा चालक है।
बंदा है जो यहाँ पे रहता है, जिसका घर ताला बंद था, जहाँ पे सीबीआई कल पहुँच के ताला तोड़ के वहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाया। और उससे पहले से ही अबू तालेब शेख का कोई पता नहीं चल रहा है। अभी तक अबू तालेब शेख का कोई यहाँ पर ठिकाना, मतलब उसके जो ससुराल है वहाँ भी सीबीआई ने सर्च किया, पर वहाँ उसके बाद से अभी तक अबू तालेब शेख का कोई खोज नहीं है। उसके खोज में सीबीआई की टीम जो है सर्च भी शुरू किया है। फिलहाल जो जानकारी मिल रहा है, अबू तालेब शेख जो है शाहजहां शेख का बहुत ही करीबी टीएमसी के एक नेता है, उनका रिलेटिव है। और जो सीबीआई का मानना ये है कि ये जो आर्म्स जो रिकवर हुआ था, जिसमें शाहजहां शेख का इन्वॉल्वमेंट है, और ये आर्म्स सारे आर्म्स शाहजहां शेख का ही है, क्योंकि सिर्फ आर्म्स नहीं, उसके साथ जो इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स मिला है, जहां शाहजहां शेख का बहुत सारे फोटो आईडी कार्ड्स भी मिला है, तो शाहजहां शेख का ही ये आर्म्स है जो 5 जनवरी शाहजहां। बड़ी जानकारी दे रही हैं प्यारी, जिस तरीके से वहां पर केवल हथियार ही नहीं बल्कि कई दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। शाहजहां शेख इस समय जो ईडी और सीबीआई है उसकी गिरफ्त। हम इस वक्त संदेश खाली के सरबेरिया मलिकपारा में है। ये वही जगह है जहां से सीबीआई और एनएसजी की टीम काफी कारतूस और हथियार बरामद किए। इसके साथ बम भी बरामद हुआ, जो एनएसजी के जो रोबोट है उसे डिफ्यूज किया गया। ये है अबू तालेब शेख का घर, जो सूत्रों से पता चल रहा है शाहजहां शेख के करीबी है। हालांकि वो एक ई रिक्शा चलाते थे, लेकिन कल जब सीबीआई यहाँ पर आया और उसके बाद से वो यहाँ से लापता है। उनके परिवार के लोग यहाँ पर थे, लेकिन वो भी अब यहाँ पर नहीं है। जब सीबीआई की तरफ से ये यहाँ पर ऑपरेशन शुरू हुआ, उस वक्त सिर्फ छानबीन के लिए ही सीबीआई यहाँ पर आई थी। लेकिन जो सूत्रों से पता चल रहा है कि सीबीआई के पास, तो ये ग्राउंड जीरो की तस्वीरें आपने देखी। मेरे सहयोगी सौमित सेन गुप्ता की ये रिपोर्ट आपने देखी कि किस तरीके से वहां पर शाहजहां शेख के घर पर इस समय अबू तालिब शेख के घर पर इस समय सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन अब रुक करते हैं उस बड़ी बहस का, क्योंकि कई सवाल संदेश खाली में हुई इस सीबीआई की छापेमारी से खड़े होते हैं। कल संदेश खाली के इलाके के अंदर सीबीआई ने छापेमारी की। शाहजहां शेख के करीबियों पर सीबीआई का यह छापा हुआ है और सीबीआई के छापे में भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। संदेश खाली में एनएसजी की टीम ने भी मोर्चा संभाला, जिसके बाद उसके घर से ये हथियार बरामद किए गए हैं और शाहजहां शेख का बड़ा करीबी है। तो आज ये बहस हम क्यों कर रहे हैं, आपको बता दें, जिसके घर से हथियार मिला है वो शाहजहां शेख का करीबी है। इसलिए ये बहस करना जरूरी हो जाता है कि आखिर शाहजहां शेख इतना ताकतवर कैसे हो गया, आखिर उसे किसकी सरपरस्ती हासिल थी और राज्य सरकार आखिर इस मामले में क्यों चुप थी, उसने कार्रवाई क्यों नहीं की। तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है और इसी मुद्दे पर बहस करेंगे। सौरव सिकदर प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक हैं संगीत रागी और साथ ही प्रोफेसर भुवन जोशी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज जोशी राजनीतिक विश्लेषक हैं और ये भी हमारे साथ जुड़ेंगे और इन तमाम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, क्योंकि शाहजहां शेख किसकी सरपरस्ती में आतंक और हिंसा के इस पूरे काले कारोबार को चला रहा था, यह बड़ा सवाल खड़ा होता है। और इसीलिए सबसे पहले नीरज जोशी जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, पश्चिम बंगाल की राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं इसके अंदर, लेकिन 29 फरवरी को कोर्ट के आदेश के बाद शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई थी, यानी राजनीतिक दबाव जो था उसके बाद नहीं बल्कि अदालत के दबाव के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई थी। और उसके बाद अब ये बरामदगी जो हो रही है कहीं ना कहीं बताती है कि हथियारों का एक बड़ा जखीरा, आतंक का पूरा काला कारोबार चल रहा था। नीरज राय है जोशी ने भाई, देखिए 29 फरवरी से संदेश खाली के प्रकरण में हाईकोर्ट के निर्देशानुसार आदेश पे गिरफ्तार हुआ शाहजहां से। आज जो चीजें बताई जा रही है, कितने बड़ी मात्रा में वहां पे हथियार मिले हैं, यह बम मिले हैं और कौन दस्तावेज सीबीआई और एनएसजी के द्वारा वो प्राप्त किया गया है, उसे डिफ्यूज भी किया गया है। अगर यह चीजें वाकई सही है तो बहुत ही दुखदायक है, लेकिन राजनीतिक प्रभाव को, राजनीतिक अपनी जो ऊंचाई पाने के लिए 2021 के चुनाव में आपको शक है इसके ऊपर कि बरामदगी सही नहीं है? आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। पूरी बात सुन लीजिए ना। अगर सवाल खड़ा करने की बात आती है तो सवाल खड़ा होगा कि यह इजराइल का जो ड्रोन है, 2019 में जब हमारे देश के 40 जवान शहीद होते हैं, उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र छीन लिए जाते हैं और यह आज तक नहीं पता कर पाई सरकार कि वह आरडीएक्स आए कहां से। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि आज जो चीजें हुई है अत्यंत ही दुखदायी है और यह हमारे देश में किसी भी प्रदेश में होना नहीं चाहिए। लेकिन क्या 2021 में जो भी हिंसा हुई थी वहां पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे, क्या उसी का यह भी कड़ी है आरोप प्रत्यारोप लगाना? जो व्यक्ति सीबीआई के
घेरे में आप बहुत पड़ा सारे हुआ सवाल है। खड़े कर रहे हैं नीरज जोशी जी। सौरभ सिकदर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, ये तो सवाल नीरज जोशी जी खड़े कर रहे हैं, उनका कहना है कि इन तमाम चीजों के ऊपर 29 फरवरी से शाहजहां शेख गिरफ्त में है केंद्रीय एजेंसियों के, उसके बाद भी ये आखिर कार्रवाई करने में इतना वक्त कैसे लग गया? जायज सवाल है कि देखिए, ये शाहजहां शेख को तो स्टेट पुलिस और ममता बनर्जी प्रोटेक्ट कर रहे थे। ममता बनर्जी खुद विधानसभा में खड़ा होके उसके ऊपर जो ईडी का रेड हुआ था उसका निंदा किया था, और इसको जब हिरासत में ले गया और हिरासत में इससे पूछताछ किया गया तो तभी तो एक एक करके बाहर आ रहा है कि शाहजहां शेख ने क्या क्या गुल खिला रखा है। देखिए, नीरज जी का राजनीतिक दृष्टिभंगी हमसे अलग हो सकता है, लेकिन यह देश का सुरक्षा का सवाल है। आज पश्चिम बंगाल जो है आतंकवादियों का, अलगाववादियों का, ड्रग्स का, आर्म्स का, जाली नोटों का कॉरिडोर बन चुका है। देश से कहीं पे भी आतंकवादी आतंक करके छुपने का उसका एकदम सेफ पैसेज जो है, सेफ जगह जो है बंगाल है। ममता बनर्जी शेर के पीठ पे सवार हो गया है। अभी क्या है कि शेर के पीठ से उतरेगा तो शेर उसको खा जाएंगे, और नहीं उतरेगा तो क्या होगा आपको जानते हैं। तुष्टीकरण के राजनीति करते करते ममता बनर्जी कर रहे हैं आपके शेर के पीठ पर सवार हो चुकी है ममता बनर्जी। लेकिन भुवन जोशी जी, इस पूरे मामले को कि अगर आप राजनीति को अलग भी हटाएं तो भी ये सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला, संदेश खाली के अंदर जो कुछ हुआ, जिस तरीके से महिलाओं ने इस पूरे मामले के अंदर आरोप लगाए शाहजहां शेख और उसके पूरे गुर्गों के ऊपर, अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ा है। कहीं ना कहीं ये लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ मामला तो है ही, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट होता है। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद से अगर हथियार वहां थे तो राज्य पुलिस तो ममता बनर्जी के पास है, जांच क्यों नहीं की गई? देखिए, जो आपने विषय कहा है प्रणव जी, वो विषय तो बहुत अच्छा है, स्टेट की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी अभी आतंकवादियों से संबंधित बात कर रहे थे, मैं तो कहना चाहता हूँ यही तो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो रेड कारपेट पे छोड़ के आतंकवादियों को कंधार गई थी। इसी ने तो देश में ऊपर ही पार्टी लाई थी कि आतंकवादियों को कैसे सम्मान छोड़ा जाता है। पहला विषय। दूसरा विषय जो हमारे नहीं, तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने अगर उस समय ऐसा किया था तो ममता बनर्जी का भी करना जायज है और वो ये सही चीज हो रही है, क्या बात कर रहे हैं? मैंने जायज नहीं कहा, मैंने अभी वो आतंकवाद पे लेक्चर दे रहे थे देश को, मैंने तो वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। समाजवादी समाज में, सर एक मिनट इंटरप्ट मत करिए सर, मैं बताना चाहता हूँ प्रणव भाई, हम लोग इसके खिलाफ नहीं है कि कोई असंवैधानिक काम करे और उस पर कार्रवाई ना हो, लेकिन जब कार्रवाई अलग अलग मापदंड से की जाती है तो हमें बड़ा दुख होता है। क्या आपको पता नहीं है, इतने प्रतिष्ठित पत्रकार आप हैं, एक प्रतिष्ठित चैनल आपका है, कि इस देश में छगन भुजबल की जो फाइल है वो खो जाती है, और वो क्यों खो जाती है पूरा देश जानता है कि वो जब भारतीय जनता पार्टी के सहयोग में चले गए तो उनकी फाइल खो जाती है। अजीत पवार का 70,000 करोड़ का घोटाला होता है, माननीय प्रधानमंत्री जी जो देश के सबसे विश्वसनीय व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाला, उप मुख्यमंत्री बना देते हैं उनको और उनको खजाने की चाबी दे देते हैं नारायण राणे जी को। भुवन जी, अगर ये फाइलें खोने के इतिहास में जाएंगे तो बहुत लंबा है। नहीं तो उस लंबे को खोलो ना। फाइल जो है अरे सर को मिली थी यूपीए गवर्नमेंट में, बहुत सारे सवाल उस चीज को लेकर। संजीव रागी जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा इस पूरे मामले के ऊपर। अगर राजनीतिक विश्लेषण को अगर देखें, इसके अंदर राज्य सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदेही तो थी ना कहीं कि 29 फरवरी को जब शाहजहां शेख गिरफ्तार हो गया तो लॉ एंड ऑर्डर में कम से कम वो इस मामले की जांच करते। हेलो, देखिए, मुझे लगता है कि बंगाल के मामले में हम लोगों को पहले से ज़्यादा संवेदनशील होना चाहिए। हमको पता है कि संदेश खाली में क्या हुआ है। वहाँ पर महिलाओं के साथ बलात्कार होते थे। शाहजहां शेख जो है वो उसके खिलाफ बंगाल की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती थी। 55 दिनों के बाद उसे अरेस्ट किया गया। अरेस्ट भी उसे तब किया गया जब कलकत्ता हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ जो है वो ये कहा कि भाई आप इसे 4 मार्च तक किसी भी तरीके से हमारे सामने पेश करें। उसके बाद जाकर के ये स्थिति आई कि आप उसे अरेस्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर ज्यादा राजनीति नहीं करनी चाहिए। वो एक अपराधी है। इस पूरे मामले के अंदर अदालत की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अदालत के दखल के बाद ही इस पूरे मामले की सीबीआई जांच भी शुरू हुई। संदेश खाली में जिस तरीके से महिलाओं ने आरोप लगाए थे, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है और टीएमसी का कहना है कि यह विरोधियों की साजिश है। दोनों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, पहले वो सुन लेते हैं, फिर लौटेंगे बहस पर। संदेश खाली बहुत ही खतरनाक मोड़ पे जा रहा है। पहले तो इतने कंट्रोवर्सी हुआ महिलाओं के साथ,
रेप तक के मामले आए, उसके बाद ड्रग्स का रैकेट वहां पे आया, उसके बाद ये आर्म्स, और याद रखिएगा जो इंफॉर्मेशन आ रहा है, जो आर्म्स रिकवर्ड हुए हैं उसमें ज्यादातर आर्म्स मेड इन फॉरेन है, यानी बाहर से मंगवाया गया है। तो ये सवाल उठ रहा है कि संदेश खाली जैसी ऐसी छोटी जगह पे ये आर्म्स क्यों रखे गए थे, किस लिए, क्या कारण है। तो इसको जो भारत की सुरक्षा के साथ जुड़े हुए जितने भी एजेंसीज हैं सबको चाहिए इसको तय तक इन्वेस्टिगेट करे। तो ये देखना होगा कि ये बदनाम करने के लिए कोई हमारा कोई अपोजिशन यहाँ पर प्लांट कर दिया, वहाँ पर भेज दिया, फिर सीबीआई जा रहा है रिकवरी, ये एक नाटक है कि नहीं है ये देखना पड़ेगा। लेकिन अगर सचमुच कोई आर्म्स है, अगर हो सकता है हमारा दुश्मन किसी पार्टी और कोई कॉन्स्पिरेसी में वहाँ पर वो आर्म्स भेज दिया, पुलिस को अलर्ट रहना चाहिए। तो बीजेपी इस मामले को लेकर हमलावर है, वहीं टीएमसी कह रही है कि इसमें यह देखना होगा कि कहीं नाटक और साजिश तो नहीं है। लेकिन नीरज जोशी जी, साजिश अगर देश के खिलाफ हुई है या राजनीतिक तौर पर हुई है, हर हालत के अंदर इस पूरे मामले की जांच तो होनी ही चाहिए ना। आप इसका समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल, पहले प्रणव भाई नाम दुरुस्त करिए महाराज, नीरज राय है, जोशी जोशी किए जा रहे हैं आप। देखिए पहले बोलने दीजिएगा, मुद्दा बहुत अति संवेदनशील है, इस पे बोलने दीजिएगा। अभी सौरभ भाई ने कहा था कि यह बंगाल का मामला है। देखिए मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान की सुरक्षा की जिम्मेदारी संघीय ढांचे में अगर जाता है तो राज्य की सरकारों को और केंद्र की सरकारों को। अगर 29 फरवरी से अगर वो जेल में है, संदेश खाली का जो अपराधी था, आरोपी था, अभी अपराध साबित नहीं हुआ, आरोपी था, सीबीआई की सुरक्षा में है, सीबीआई के अंतर्गत है, आज तक 29 फरवरी से अब तक कोई भी जांच के बाहर क्यों नहीं आई। दूसरी बात ये होती है कि बंगाल जितना महत्वपूर्ण है उतना ही हमारे लिए देश के सैनिक भी महत्वपूर्ण है। सौरभ भाई इस चीज पे प्रकाश डालने की बजाय दूसरी तरफ डाइवर्ट करके क्यों जा रहे हैं। मैं यही जानना चाहता हूं कि हमारी जो पुलवामा में 40 सैनिकों की, महिलाओं का, बीवियों का मंगलसूत्र जो मोदी जी फेंक दिए, उस पे जांच की रिपोर्ट क्यों नहीं आई। दूसरी बात ये होती है संदेश खाली में जो सवाल आपने खड़े किए हैं, सौरभ सिंह का जवाब लेंगे उसके ऊपर, क्योंकि ये बहस इस समय बहुत जरूरी इसलिए हो रही है क्योंकि इसके अंदर अपनी अपनी सुविधा से तर्क और जो है इसमें छतरियां तलाशी जा रही है। मैं लौटूंगा आपके पास में। तो संदेश खाली के अंदर साजिश है या सुरागों की तलाश, इसी को लेकर बड़ी बहस कर रहे हैं। खास पैनल हमारे साथ लगातार जुड़ा हुआ है। और बंगाल में आतंक के कितने शेख, ये सवाल हम इसीलिए खड़ा कर रहे हैं क्योंकि बंगाल के अंदर जिस तरीके से रिकवरी हुई है शाहजहां शेख और उसके करीबी के घर से, तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सौरभ सिकदर जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे सवाल नीरज जोशी जी ने अभी आप कुछ देर पहले खड़े किए थे और उनका कहना था कि आप सेलेक्टिव हो रहे हैं इस पूरे मामले पर सवाल खड़े करते समय। पहले तो मैं नीरज भाई से क्षमा चाहता हूं, मैंने गलत नाम ले लिया था उनका। देखिए मेरा प्रश्न एकदम क्लियर है, मैं कहीं डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि ये देश का सुरक्षा का सवाल है कि नहीं है। तो नीरज जी पूरा चले जाते हैं पुलवामा में, नीरज जी चले जाता है, जरूरी हो जाता है। नहीं मेरा बात सुनिए, मैं बीच में नहीं टोका था भैया, मैं बीच में नहीं टोका था आपको, आपके टाइम पे बोल लीजिएगा, मैं तो सुना था ना धैर्य से, बोल लीजिए। तो उसके बाद कई बार पार्लियामेंट में भी यह सवाल उठा, देश का जनता के पास भी यह सवाल उठा और इसका जवाब तो देश के जनता ने दे दिया था 2019 के चुनाव में। अगर फिर से चाहिए तो फिर इस बार चुनाव के बाद आपको मिल जाएगा, फिर आपको मिल जाएगा। कैसे राष्ट्रवाद की बातें करते हैं आप, कैसी झूठी राष्ट्रवाद की बातें करेंगे आप, ऐसे राष्ट्रवाद है आपका। अगर चुनाव हार जाता है तो जब पुलवामा हमले में जो शहीद हुए उनकी बात को खत्म कर देते हैं, ये कैसी बातें करते हैं सर आप, आपका प्रतिष्ठित चैनल है, ये कैसी बातें कर रहे हैं। सौरभ सिकदर जी, भुवन जी का सवाल इस चीज को लेकर है कि क्या चुनाव से ये तमाम चीजें जो है शहादत मिल जाती हैं, जो जवानों ने शहादत दी है उसको आप चुनाव से तोड़ेंगे। आपके लिए चुनाव महत्वपूर्ण है, ये देश जानना चाहता है ये कैसा राष्ट्रवाद है आपका, ये नकली राष्ट्रवाद की बात आप करते हैं। 55 दिन बाद वो पकड़ लिया जाता है, लेकिन डबल इंजन की सरकार है मणिपुर में, 78 दिन बाद भी वहां से मामला नहीं। नीरज जोशी जी, हम बंगाल के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, आप बंगाल के मुद्दे पर जवाब दें। देखिए ये यहाँ पे जम्मू कश्मीर का एक मुद्दा उठाकर, आप मणिपुर का एक मुद्दा उठाकर इस मुद्दे को डाइवर्ट न करें। अभी हम इस मुद्दे पे बहस कर रहे हैं ना, जी न्यूज वो तमाम सवाल भी उठाता है, ऐसा नहीं है। जब हम उस मुद्दे पे बात करेंगे, मणिपुर पे बात करेंगे तो मणिपुर पे बहस पे आप जवाब दीजिएगा, लेकिन अभी बंगाल की बात कर रहे हैं ना जी। उनके वही शहीद हो गए, वो कहां से आए थे भाई? उस समय इजरायली ड्रोन नहीं था क्या?
सौरभ भाई हो या भाजपा का कोई भी नेता हो या जनता और सैनिकों की लाश पे राजनीति करते हैं। 21 में जो आरोप लगाई थी भारतीय जनता पार्टी, उसकी जांच रिपोर्ट आई क्या? नहीं आई। आतंकवादी में आप आरोप लगावें, लेकिन जांच जो है तथ्यों के साथ लाइए। राजनीतिक फायदे के लिए किसी के ऊपर आरोप लगाना भी एक अपराध होता है सौरभ भाई। देशद्रोही को, एक आतंकवादी को, एक नेशनल चैनल में बैठ के मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। नीरज राय जी, सौरभ सिकदर जी, देखिए ये जो बहस है ना, ये बहस तो अनवरत है। इसके अंदर राजनीतिक सुविधा से एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं। मेरे पास समय की कमी है, लेकिन आप इस चीज को मानिए कि इस मामले के अंदर जांच बहुत जरूरी है। शाहजहां शेख ने जो कुछ किया उसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इस मामले की सीबीआई जांच चल रही है और अगर राज्य पुलिस इस मामले में कार्रवाई करती तो केंद्रीय एजेंसियों को दखल देकर इसमें जांच करने की जरूरत नहीं पड़ती। यह महत्वपूर्ण और गंभीर सवाल है। कम से कम सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर इस तरीके से राजनीति नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए। जी न्यूज़।